अनीता ने गुस्से में आते हुए समीरा से पूछा, आखिर बात क्या है समी? तुम्हें किसने परेशान किया है? मुझे एक्चुअली किसी ने परेशान नहीं किया है, समीरा राजवंश ने बात को टालने का दिखावा करते हुए कहा। जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे की वजह ये थी कि पहले मैंने कभी आंटी की दोस्त को डिसअपॉइंट किया था। मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी माफी को एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि इतना कहते ही उसने अपना हाथ गाल पर रख दिया, जिसका मतलब साफ था कि उस लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था। अनीता भड़क गई। उसने तुम्हें मारा था? हाँ, क्योंकि जब मैं एक छोटी और नादान बच्ची थी, उस समय स्कूल में मैंने उस लड़की की बहन के खिलाफ लड़ने में रोशनी मेहरा की मदद की थी, सिर्फ इसीलिए कि रोशनी मेरी दोस्त थी और उसकी बहन से उसका झगड़ा चल रहा था, और इसी वजह से वो अभी भी मुझसे काफी नफरत करती है। समीरा ने काफी गुस्से में ये बात कही। उसी समय अनामिका ने मुंह में रखे निवाले को निगला और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, ऐसा होने की वजह तो यही हो सकती है कि तुम दोनों के बीच में जरूर कोई गलतफहमी रही होगी। उस दिन तुम पर हाथ उठाने के मामले में वो गलत थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पूरी तरह से गलती संजना की थी। अनामिका के कहने का मतलब ये था कि समीरा भी कहीं ना कहीं गलत थी। अनामिका की बात सुनते ही फौरन अनीता के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने मेरी बच्ची पर हाथ उठा दिया और फिर भी आप कह रही हैं कि सारी गलती उसकी नहीं थी? अरे, ये तो हमारी बच्ची नादान और भोली है, जो उसने उस लड़की को पलट कर जवाब नहीं दिया, और ना ही इसके मन में उसके लिए कोई बैर है। इसकी जगह कोई और होता तो पता चलता कि उस लड़की का क्या हाल हुआ होता। समीरा इस तरह से दिखावा कर रही थी जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे उस समय क्या करना या कहना चाहिए, लेकिन असल में उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। किसी कारण से उसे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं कुछ गलत था। संजना एक कॉमन लड़की थी, बिल्कुल ही साधारण सी। उसका कोई गलत इरादा नहीं था। वैसे भी वो जैसी भी है सबके सामने है, और उसका तुम लोगों से नफरत करना भी नॉर्मल है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से उसने अपनी बहन को खो दिया है। अनामिका के मुंह से निकले ये वर्ड्स समीरा की बेचैनी को और भी बढ़ाने लगे। पिछली बार उसने वाकई में संजना को उस पर हाथ उठाने के लिए, उकसाने के लिए अपनी घटिया चालों का इस्तेमाल किया था, और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद केवल इतना था कि वो ये सब देखते हुए अनामिका के रिश्ते संजना के साथ खराब हो जाएं और वो उसे अपनी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दे। लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हुआ जो अब उनके बीच सब ठीक हो गया था? न सिर्फ इतना, बल्कि अनामिका की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच जो दोस्ती का रिश्ता था वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। क्या ये सब पिछली रात हुई उनकी मुलाकात की वजह से हुआ था? उस कैमरे वाले आदमी ने उसे बताया था कि उन्होंने बस डिनर साथ में किया था, और डिनर करते हुए भी बहुत ज्यादा बातें नहीं की थी। अपनी बहन को खो दिया? सीनियर राजवंश को वो वर्ड्स परेशान कर रहे थे। अचानक ही समीरा का दिल बेहद तेजी से धड़कने लगा, इतना कि उसके दिल की धड़कनों की आवाज बाहर भी सुनी जा सकती थी। वो काफी बेचैनी महसूस करने लगी थी। इससे पहले कि अनामिका सीनियर राजवंश की बात का जवाब दे पाती, उसने बीच में पहले ही बोल दिया, उस समय ये हमारी लड़ाई के बाद हुआ था, क्योंकि उसकी बहन उस इंसिडेंट के बाद काफी परेशान हुई और उस बात से बाहर निकल नहीं पाई थी, तो वो एक बिल्डिंग से कूद गई और उसके बाद से वो एक जिंदा लाश बन गई थी। इसीलिए वो अपनी बहन की उस हालत की जिम्मेदार मुझे समझती है और मुझसे नफरत करती है। अनामिका एक पल के लिए हैरान रह गई थी। उसके जवाब से उस इंसिडेंट में और संजना की बहन की हालत के लिए समीरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अगर तुम दोनों के बीच इस बात को लेकर कोई गलतफहमी है तो आप दोनों बैठकर इस मुद्दे पर बात करके गलतफहमी दूर क्यों नहीं कर सकते? ऐसा लग रहा था कि सीनियर राजवंश पूरे मामले को एक बार में ही रफा दफा करना चाहते थे। उन्होंने तब अनामिका की ओर देखा, या किसी दिन उस लड़की को हमारे घर पर खाने के लिए बुलाओ ताकि समीरा उस लड़की से अच्छी तरह से माफी मांग सके। ऐसा करना मेरे विचार में ठीक रहेगा। तुम क्या कहती हो अनामिका? सीनियर राजवंश उस लड़की से मिलने को लेकर काफी क्यूरियस थे, जो कि बताया जा रहा था कि उनकी वाइफ की तरह दिखाई देती है। अनीता और समीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उस समय अनीता का मन इस कदर बेचैन हो रहा था कि उसे लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। आखिर सीनियर राजवंश उस लड़की संजना को खाने पर घर पर आने के लिए कैसे इनवाइट कर सकते थे? जहाँ तक समीरा की बात थी, उसका चेहरा जबरदस्त तरीके से पीला पड़ गया था। यहाँ तक कि वो शांत और झूठी मुस्कान उसके चेहरे पर लाने का दिखावा कर रही थी। एक पल के लिए गुस्से में बदलने वाली थी, लेकिन फौरन ही उसने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया था।
उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज जोरों से सुनाई दे सकती थी, नो वे, नो वे, नो वे। हालांकि उसने वो एक्सप्रेशन किसी भी हाल में दूसरों की नजर में नहीं आने दिया था। उसने फौरन ही अपना सिर झुका लिया था। अनीता ने जितनी हो सके अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर एक पल बाद वो सीनियर राजवंश से मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, समीरा तो पहले से ही बोल रही है कि उसकी गलती थी और इस बात को लेकर वो काफी शर्मिंदा भी है और सारा समय खुद को दोषी भी मानती रही है। फिर वो उससे माफी भी मांगना चाहती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो लड़की कितनी मगरूर है? हाँ, जब समी छोटी थी तब उसने जो कुछ भी किया वो नादानी थी। हालांकि उसने अपनी गलतियों के लिए पहले माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी उस लड़की ने बड़प्पन दिखाते हुए इसे माफ करने के बजाय इसके साथ मारपीट की और अब हम उसे खाने के लिए अपने घर पर इनवाइट करने जा रहे हैं। मुझे ये बात मंजूर नहीं है। भाभी, अब वो ग्रोवर परिवार की बहू है, चाहे जो हो, हम ग्रोवर परिवार के साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा टेंस नहीं बना सकते। भले ही फॉर्मेलिटी के लिए सही, उसे खाने पर बुलाना जरूरी है। अनामिका ने शांति से जवाब दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ग्रोवर परिवार की बहू? किससे हुई उसकी शादी? सीनियर राजवंश ने पूछा। चौथे लड़के करण ग्रोवर से, अनामिका ने जवाब दिया। बहुत अच्छे। अब मैं इस बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ कि वो लड़की आखिर दिखने में कैसी है। सीनियर राजवंश ने अनामिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अनामिका ने सीनियर राजवंश को देखते हुए वापस शरारती मुस्कान के साथ देखा। अब उसे देखना इतना भी कोई मुश्किल नहीं है डैडी, मेरे पास उसकी एक फोटो है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही अनामिका ने एक चम्मच को नीचे रख दिया और अपनी मोबाइल निकालकर उसमें संजना की एक फोटो ओपन करके सीनियर राजवंश को थमा दिया। अच्छा, लाओ दिखा, जरा मैं भी तो देखूं आखिर वो लड़की है क्या। सीनियर राजवंश ने काफी खुश होते हुए अनामिका का फोन थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि उससे पहले ही सीनियर के बगल में बैठी अनीता ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर फोन अनामिका से लेना चाहा। पिताजी, लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। अनीता के इरादों से अनजान अनामिका के हाथ से फोन कब छिन गया उसे पता ही नहीं चला। इससे पहले कि अनामिका कुछ कह पाती, अनीता के हाथ से फोन फिसल गया और सीधा जाकर कॉफी के भरे हुए कप में गिर गया और अगले ही पल अनामिका उछल पड़ी। आउच, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, फोन मेरे हाथ से गलती से फिसल गया। अनीता ने तुरंत कप से फोन को बाहर निकाल दिया। हालांकि पहले से बहुत देर हो चुकी थी, फोन खराब हो चुका था। इट वॉज कम्प्लीटली डेड। माफ करना अनामिका, मैं आपको एक नया फोन लेकर दे दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अगले ही पल सीनियर राजवंश के चेहरे पर आया सारा जोश और उत्साह, उनकी मुस्कान, स्माइल एक साथ से जाता रहा। तुम इतना घबरा क्यों रही हो अनीता? सीनियर राजवंश की भारी आवाज इतनी दमदार थी कि उनकी आवाज में ही उनका रुतबा और एक परिवार के हेड होने और बेहद ही प्रतिभाशाली इंसान होने का पता चल जाता था। अनामिका खन्ना की आंखें डर और हैरानी के कारण फैलती चली गई और उसके दिल में एक डाउट पैदा हो गया और अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। अनामिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। ये और भी ज्यादा कंफ्यूज होता चला जा रहा था। समीरा अकेली नहीं थी जो अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। उसकी भाभी अनीता की भी हरकतें समीरा जितनी ही डाउटफुल होने के साथ साथ समीरा से ज्यादा अजीब थी। थोड़ी देर के बाद डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ वो सब आई गई बात हो गई। समीरा ने अपना सर नीचे कर लिया और इत्मीनान से नाश्ता करती रही। हालांकि उसके दिलो दिमाग में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई थी और गुस्से के कारण उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। सिर्फ इस वजह से कि उसने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था, उसके ये एक्सप्रेशन बाकी लोगों की नजरों में आने से पूरी तरह से बच गए थे। नाश्ता करने के बाद समीरा ने लिविंग रूम का टीवी ऑन करके उसका वॉल्यूम फुल तक बढ़ा दिया। फिर वो सीधी अनीता के रूम में चली गई और अंदर जाते ही अपनी माँ पर बरस पड़ी। मम्मी, आपको पता भी है आप क्या कर रही हैं? उस समय समीरा राजवंश वाकई बहुत ज्यादा गुस्से में थी और मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर पा रही थी। अनीता अपनी बेटी को उस पर इस तरह से चीखते देखकर एकदम हैरान रह गई थी। डर के मारे उसकी आंखें फैल गई थी। लड़खड़ाती आवाज में उसने समीरा से पूछा, क्या हो गया तुम्हें? समीरा राजवंश दांत पीसते हुए बोली, क्या आपको समझ आ रहा है कि आपने डाइनिंग टेबल पर क्या किया? आपने अनामिका आंटी का फोन क्यों छीन लिया था?
क्या आपको लगता है कि हमारे सर पर जो तलवार लटक रही है वो काफी नहीं है, जो आप और मुसीबतें मोल लेना चाहती हैं? अनीता के चेहरे पर अभी भी हैरानी और डर दिखाई दे रहा था। अगर मैं फोन नहीं छीनती और पिताजी की नजर उस लड़की पर पड़ जाती तो उन्हें पता चल जाता कि वो लड़की उस कमीनी की तरह। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसीलिए आपने अनामिका के फोन को कॉफी में गिरा दिया था और संजना की फोटो को देखने से टेम्पररी उन्हें रोक दिया था? इसका मतलब ये कि वो कभी भी इस बारे में नहीं जान पाएंगे कि वो कैसी दिखती है। समीरा राजवंश ने अपनी माँ की बात को काटते हुए कहा। वो सर से लेकर पैर तक गुस्से में कांप रही थी। गुस्से से कमरे में इधर उधर तेजी से चलते हुए फिर अचानक ही वो अनीता पर भड़कते हुए बोली, क्या आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? संजना अरोड़ा एक स्विमर है, बहुत ज्यादा नहीं तब भी छोटी मोटी पॉपुलैरिटी तो उसे मिली हुई है। गूगल पर उसकी जानकारी और फेसबुक पर उसके फैन पेजेस उसकी फोटो और सेल्फी से भरे पड़े हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्विमिंग कंपटीशन में स्विम करते हुए यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस होंगी उसकी। और फिर एक स्विमिंग चैंपियन होने की वजह से कई मैगजीन और अखबारों में उसके लंबे चौड़े आर्टिकल्स और राइटअप्स लिखे होंगे। क्या इन सब के साथ वो ये पता लगाना मुश्किल होगा कि वो लड़की संजना आखिर दिखती कैसी है? और दादाजी के लिए कोई मुश्किल काम है ये? इसके अलावा अगर वो दोनों एक जैसी दिखती भी हैं तो क्या इसका मतलब क्या वो रागिनी राजवंश की बहन है? डाइनिंग टेबल पर वो फालतू हरकत करने से आपको कुछ नहीं हासिल होगा, उल्टा दादाजी को भी हम पर शक होने लग जाएगा। रागिनी को तो अब तक उन पर शक हो भी गया होगा, लेकिन ये तो केवल एक छोटा सा इंसिडेंट था। फिलहाल तो वो इस बात को पकड़कर असल मुद्दे तक पहुंच नहीं पाएगी कि वहाँ आखिर चल क्या रहा था। हालांकि आने वाले समय में उन दोनों को ध्यान रखना होगा कि वो ऐसा कुछ न करे जिससे किसी को उन पर शक हो। नहीं, उसे उस समय अपने माँ बाप को खुद से और अनामिका की पहुंच से दूर भेजना होगा। नहीं तो ऐसा होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि रागिनी को उस बारे में पता चल जाता कि जो कि उसे किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए था। अनीता को देखने से पहले समीरा ने एक गहरी सांस ली। कल आप दादाजी को बताएंगी कि आपको भाई की बहुत याद आती है। अगले कुछ दिनों के लिए आप डैडी के साथ भैया के पास रहने के लिए चले जाने वाली है, ठीक है? अनीता के चेहरे पर काफी टेंशन थी। क्या इससे कोई फायदा होगा? तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर हम कैसे चले जाए? या फिर तुम भी हमारे साथ आना चाहती हो? अगर हम सब चले जाएंगे तो कौन यहाँ चीजों पर ध्यान देगा? अनीता को उसकी बात का जवाब देकर वो जल्दबाजी में वहाँ से निकल गई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, इस कदर हावी था कि अगले ही पल वो क्या करने वाली है कोई नहीं जानता था। जाते हुए उसने दरवाजा जोर से पटक कर मारा। जैसे वो कमरे से बाहर निकली और उसने अपना सर उठाया, उसने देखा कि अनामिका उसके सामने खड़ी थी। उसे देखते ही समीरा चौंक गई। हालांकि फिर उसने तुरंत ही खुद को संभाल लिया था। हमेशा की तरह चेहरे पर मोहक मुस्कान लाते हुए वो बोली, आंटी आप? समीरा को इस बात का डर नहीं था कि उसकी माँ के साथ उसकी बातचीत अनामिका ने सुन ली होगी। जब वो बेडरूम में अपनी माँ से बात कर रही थी तब लिविंग रूम में लगे टेलीविजन को लाउड आवाज में चालू करके गई थी। और फिर कमरा साउंड प्रूफ नहीं भी होता तो भी अनामिका को पहले टेलीविजन से आती आवाज सुनाई देती, न कि उन दोनों के बीच की बातें। तुम क्या खिचड़ी पका रही हो समीरा? क्या करने वाली हो तुम? अनामिका ने उसे डाउटफुल नजरों से देखा। जब बाहर जाते हुए उसने जोर से दरवाजा पटका तो समीरा के चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि बेशक ये कुछ सेकंड्स के लिए था, लेकिन अनामिका श्योर थी कि उसने गलत नहीं देखा था। हालांकि समीरा ने अपनी इमेज हमेशा एक साफ सुथरी और जेंटल लड़की की बना के रखी थी, जो क्लास और रूल्स को भी उतनी ही कड़ाई से फॉलो करती थी। और जिस समीरा को अनामिका ने कुछ समय पहले देखा था, उसके पुराने रूप से बिल्कुल अलग थी। समीरा अगले ही पल अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए और हड़बड़ी में बोली, मेरी मम्मी के साथ अभी अभी बहस हो गई। देखिए ना, मैं इधर राहुल मेहरा से शादी करने की तैयारियों में लगी हुई हूँ और मम्मी कह रही है कि वो डैडी और भैया के साथ रहने के लिए उनके पास जाने वाली है। मुझे ये बात सुनकर बड़ा बुरा लगा है। अभी तो उनको मेरे साथ रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने भी कह दिया कि उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा अपने बेटे से प्यार है। समीरा ने क्या शानदार बहाना बनाया था, लेकिन ये बहाना उसी पर उल्टा भी पड़ सकता था, क्योंकि अगले ही पल अनामिका मुस्कुराते हुए समीरा से बोली, तुम्हारा भाई भी तो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर उसे पता चल जाएगा कि इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम उससे जेलस फील कर रही हो तो वो जरूर तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर चला आएगा, है ना? क्यों ना मैं उसे कॉल कर यहीं पर बुला लूं?
अगर वो अभी बहुत ज्यादा बिजी नहीं है और वो यहाँ कुछ दिनों के लिए आकर तुम लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे में तुम्हारी माँ की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हारी शिकायत भी दूर हो जाएगी, ठीक है? काश ऐसा हो पाता, लेकिन वो हाल ही में बहुत ज्यादा बिजी थे और मुझे शक है कि उसके पास यहाँ आना तो दूर, फोन उठाने तक का टाइम नहीं होगा। समीरा ने नखरे करते हुए कहा। अनामिका की बाह को थामा और बोला, अगर आप आज फ्री हैं तो मेरे साथ शॉपिंग पर जाने के बारे में क्या ख्याल है आंटी? अनामिका ने उबासी लेकर अपनी थकान जाहिर करते हुए कहा, मैं कल पूरी रात फिल्म की शूटिंग करती रही हूँ और मैंने अभी तक एक जरा सी झपकी भी नहीं ली है। ओह, ऐसा है तो आपको जाकर आराम करना चाहिए। एक अच्छी सी नींद लेने की जरूरत है आपको। शॉपिंग के लिए हम फिर कभी चलेंगे। जरूर। अनामिका उसके बाद अपने कमरे में चली आई। वो अपने बिस्तर पर थक कर लेट गई थी। जैसे जैसे उसने सब कुछ याद किया, उसके दिल में शक का बीज और बड़ा होता चला गया। भले ही समीरा जो भी क्लैरिफिकेशन दे रही हो उसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन फिर भी उसे फील हो रहा था कि उनके झगड़े के पीछे का कारण उतना छोटा और सिंपल नहीं हो सकता। आखिर बात उस लड़ाई से जुड़ी हुई थी जिसके बाद एक लड़की सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। थोड़ी देर पहले जब समीरा कमरे से बाहर आई तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से कोई और ही लड़की थी। वो काफी बुरी और शातिर लड़की लग रही थी। उसे देखकर अनामिका को एक बार फिर से हैरत हो गई। अगर उसे दोहरेपन के दौरे नहीं आते थे तो इसका मतलब ये था कि वो अपना असली चेहरा बेहद ही सफाई से सभी से छिपा लेती थी। हालांकि अनामिका उन लोगों में से किसी भी बात से सच होने की इच्छा नहीं रखती थी। उसने केवल यही सोचा था कि भगवान करे ये जरा देर का नखरा ही हो, जो कि समीरा उस समय अनीता को दिखा रही थी। लेकिन फिर भी इस वजह से समीरा ने संजना की बहन को जान से मारा था या नहीं, इस बात का शक उसके दिमाग में दोबारा पैदा हो गया था। उसने याद किया जो कुछ भी उस दिन गोल्फ क्लब के टॉयलेट में हुआ था। वाकई में उसने संजना को समीरा पर हाथ उठाते और उस पर हावी होते हुए देखा था। उस समय संजना गुस्से से कांप रही थी और वो समीरा को ऐसे घूर रही थी जैसे कि कोई अपने दुश्मन को घूरता हो। लेकिन उससे पहले ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से संजना को अपना आपा खोने के लिए इतना मजबूर होना पड़ा? हालांकि अनामिका संजना को बहुत ज्यादा समय से नहीं जानती थी, बस कुछ ही समय से वो एक दूसरे के साथ थे, लेकिन फिर भी वो कह सकती थी कि संजना का बिहेवियर काफी अच्छा था। जब वे अचानक ही गोल्फ क्लब में एक दूसरे से मिले थे, भले ही वो पहले से ही कुछ नाखुश और दुखी थे, तब भी वो समीरा को जानबूझकर प्रोवोक करने वालों में से नहीं थी। उस समय तो संजना ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन कल रात उसने बातों ही बातों में ये कहा था कि आप मेरी बात माने या ना माने, भले ही मैंने उस दिन उस पर हाथ उठाया था, लेकिन ऐसा करने के लिए समीरा ने ही मुझे मजबूर किया था। समीरा कोई बेवकूफ लड़की तो थी नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? लेकिन अगर उसने वाकई में ऐसा किया था तो? जैसा कि उसने कहा, समीरा कोई बेवकूफ लड़की नहीं थी, और अगर ऐसा है तो फिर जरूर उसका कोई मकसद होना चाहिए जो वो उसे संजना अरोड़ा के नजदीक आने से रोकना चाहती थी। और जरूर ऐसा करने के पीछे समीरा के लिए एक कोई खास वजह रही होगी, नहीं तो वो ऐसे संजना से थप्पड़ खाने के लिए अपने चेहरे को आगे नहीं करती। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि संजना की बहन शालिनी अब इस दुनिया में नहीं थी? आखिर समीरा अनामिका की भतीजी थी, इसी वजह से उसने खुद को काफी बार समझाया था कि उसकी भतीजी वैसी नहीं थी जैसा कि वो सोच रही थी। यहाँ तक कि अगर वो भले ही चालबाज लड़की थी भी, तब भी वो दिल की तो बहुत अच्छी थी, और जो भी हो उस वक्त उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ जलन की वजह से था, और उसका वाकई में किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन दूसरी ओर एक और आवाज उसके मन में थी, और वो ये कह रही थी कि अगर समीरा कुछ भी नहीं छिपा रही थी तो फिर उसे अनामिका को संजना से मिलने से रोकने के लिए किसी को उन पर नजर रखने के लिए भेजने की हद तक जाने की क्या जरूरत थी? उसके संजना के मिलने को लेकर डरने की जरूरत ही क्या थी? थकान की वजह से अनामिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। पहले फिजिकल और अब मेंटली रूप से वो इतनी थक चुकी थी कि उसने आगे मुद्दे पर कुछ और सोचने से पहले एक प्रॉपर नींद लेने का फैसला किया। चाहे जो होता, वो उस मामले तक पहुंचकर समीरा के असली इरादों का पता हर हाल में लगा के रहेगी। उसके फोन की रिंगटोन की आवाज सुनते ही वो जाग गई थी। उसके मैनेजर रौनक ने अनामिका से उसके लिए एक काम करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि उसकी एक फीमेल आर्टिस्ट जिसे वो मैनेज कर रहा था, उसके पास कोई काम आ गया था और वो एक इवेंट को अटेंड नहीं कर पा रही थी जो कि दोपहर में होना था। इसीलिए रौनक ने अनामिका से मदद मांगी थी।
अनामिका ने उठकर खुद को आईने में देखा। वो इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी। कुछ हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो हमेशा की तरह खूबसूरत लगने लगती। इस तरह वो इवेंट को अटेंड करने के लिए एग्री हो गई थी। जल्द ही नया साल आने वाला था और शॉपिंग मॉल के लॉबी को एक बेहद ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत डेकोरेटिव सामान के साथ सजाया गया था, जो हर आने वाले को वहाँ पर खड़े होकर उस डेकोरेशन के साथ फोटो खींचने के लिए अट्रैक्ट करते थे। अपनी बॉडीगार्ड और असिस्टेंट के साथ अनामिका एक्सेलेटर की ओर चल दी, क्योंकि वो वीकेंड का समय नहीं था और उस समय कुछ 2 PM के आसपास का समय रहा होगा, तो मॉल में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। जैसे ही एक्सेलेटर ऊपर बढ़ा, बॉडीगार्ड ने अनामिका के सामने होते हुए अपनी पोजीशन थोड़ी सी बदल दी थी। इसी वजह से अनामिका को दूसरे एक्सेलेटर से नीचे उतरते हुए मिलिट्री ड्रेस में एक आदमी नजर आया। उसके सीने पर लगी रैंक को देखकर मिलिट्री रैंक की जानकारी रखने वाला कोई भी इंसान बता सकता था कि वो एक मेजर जनरल था। इतनी छोटी सी उम्र में किसी के लिए मेजर जनरल होना, ये बात अनामिका को थोड़ी खटक रही थी। इसीलिए उसने उसकी ओर दोबारा देखा। हालांकि इस बार उसकी ओर देखते हुए उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी, जैसे उसके चेहरे से सारा खून सूख गया था और चेहरा पीला पड़ गया था। ये वरुण ग्रोवर था और उसके साथ ही बगल में उसका बेटा सनी। उसे देखते ही अनामिका खुद को कवर करने के लिए अपने बॉडीगार्ड के पीछे चली गई। शुक्र है वरुण ने उसे देखा नहीं था। उस समय सनी अपने डैड को देख रहा था। हालांकि अनामिका उससे काफी दूरी पर थी, लेकिन फिर भी वो सनी की एक्साइटमेंट भरी आवाज को साफ सुन सकती थी। डैडी, क्या आप वाकई में मिलिट्री कैंप वापस जाने से पहले कुछ दिन और यहाँ पर रुकने वाले हैं? हाँ। डैडी, क्या आप मुझे प्लेग्राउंड में लेकर जा सकते हैं? क्या तुम्हारी चाची पहले ही तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा चुकी है? लेकिन मैं फिर से जाना चाहता हूँ। मेरे बगल में बैठने वाला क्लासमेट हर हफ्ते वहाँ जाता है और फिर हम एक साथ भी तो वहाँ कभी नहीं गए हैं ना? सनी ने मुंह बनाते हुए रूठने का नाटक करते हुए कहा। और फिर अनामिका और सनी एक दूसरे के बगल से गुजरे। जब सनी की नजर अनामिका पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। अनामिका सामने की ओर देख रही थी, ऐसा दिखाते हुए जैसे उसने उन दोनों को वहाँ पर देखा ही नहीं। फिर सनी ने अपने डैड की ओर देखा। वरुण भी सामने की ओर देख रहा था। उसकी नजर भी बगल में अनामिका पर नहीं पड़ी थी। अचानक सनी ने हाथ उठाया और अनामिका की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, अनामिका आंटी। जब अनामिका खन्ना ने सनी की आवाज सुनी तो वो पलट गई और वैसे ही वरुण ग्रोवर ने भी किया। इसी के साथ ही एक एक्सेलेटर ऊपर और एक दूसरा नीचे चला गया और उस एक पल में वो दोनों फिर एक दूसरे से अलग हो गए। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह नजर मिला पाते, वो पलट चुके थे। वरुण ग्रोवर सामने की ओर देख रहा था। उसका चेहरा निराश और शांत था। जैसे वो लोग एक्सकलेटर के नीचे हिस्से पर पहुंचने वाले थे, उसने सनी को गोद में उठा लिया था और एक्सकलेटर के हटने के बाद सनी को भी नीचे उतार दिया और बिना पीछे देखे तेज कदमों के साथ वहाँ से निकलता चला गया। हालांकि सनी सिर्फ छोटे छोटे कदमों से ही आगे बढ़ सकता था। उसके पीछे दौड़ा चला गया। डैडी, मेरे लिए वेट तो करो। डैडी, धीरे चलिए ना। कार पर चढ़ने के बाद ही वरुण ने राहत की सांस ली। अपने चेहरे पर आ रहे सख्त एक्सप्रेशन को शांत करते हुए उसने तुरंत ही कार को आगे बढ़ा दिया। उसकी आंखों में ठहरे हुए पानी की तरह शांति छाई हुई थी, साथ ही किसी तेज धारदार तलवार की तरह तीखापन भी था। और उन्हीं नजरों के साथ उसने सनी की ओर देखा और फिर सीरियस आवाज में सनी से पूछा, तुम उन आंटी को कैसे जानते हो? क्या वो तुमसे कभी मिलने आई हैं? सनी ने अपने डैड की ओर देखा। डरते हुए उसने अपना सर हिला दिया। अनामिका आंटी मुझसे कभी मिलने नहीं आई। वो छोटी चाची की दोस्त है और छोटी चाची एक बार मुझे उनके साथ खाने पर लेकर गई थी। सनी का जवाब सुनकर वरुण की पकड़ कार की स्टीयरिंग पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई और इसी के साथ कार में एक डर का माहौल बन गया था। सनी ने एक सॉफ्ट टॉय जो कि वरुण ने अभी अभी उसे लेकर दिया था, कसकर गले लगा लिया था, इस तरह से कि उसे यकीन था कि आगे वो जो कुछ भी पूछने जा रहा था, उसे पूछने के बाद वो खिलौना उसके डैड के गुस्से से उसकी हिफाजत करेगा। और फिर उसने वरुण से पूछ ही लिया, डैडी, क्या आप भी उन अनामिका आंटी को जानते हो? वरुण ने उसे घूरते हुए देखा और अपने होठ को हल्का सा टेढ़ा करते हुए सनी को जवाब दिया, नहीं। हाँ, डैडी झूठ बोल रहे हैं। डैडी के पास उस फेमस आंटी की फोटो है, फिर भी वो झूठ बोल रहे हैं कि वो उन्हें नहीं जानते। ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए पहले डैडी ने कभी भी अपनी तस्वीरों में दूसरी आंटीज के बारे में झूठ नहीं बोला। डैडी,
क्या अनामिका आंटी मेरी मम्मी हो सकती है? सनी ने तबाक से पूछा और ये सवाल पूछते हुए उसके चेहरे पर कोई डर या झिझक नहीं था। आखिरकार वो पहली बार नहीं था जो उसने वरुण से इस तरह का कोई सवाल पूछा था। वरुण ने रूखेपन से घूरते हुए देखा। उसकी टकटकी लगाई देखती आंखों में भड़कती आग साफ देखी जा सकती थी। ये फालतू सवाल पूछना बंद करोगे कि ये मेरी मम्मी है क्या, वो मेरी मम्मी है क्या? पिछली बार तुमने पूछा था कि क्या संजना तुम्हारी मम्मी है, लेकिन क्या हुआ? संजना मम्मी तो तुम्हारी आंटी निकली। सनी ने अपना मुंह बनाया और सीट पर बैठे अपने छोटे छोटे पैरों को आगे पीछे हिलाने लगा। मुझे अचानक कुछ इम्पोर्टेंट बात पता चली है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए या नहीं। डैडी, मुझे डर है कि ये बात आपसे कहकर आपके दिल को चोट ना पहुंचा दूं मैं। ये लड़का आखिर था क्या? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सीरियस बातें? आखिर इसे सिखाता कौन था? लोगों के फोन्स और लाइफ स्टाइल तो स्मार्ट हुए ही है, लेकिन आजकल के बच्चे सुपर स्मार्ट पैदा होने लगे हैं। वरुण ने सनी की बात में कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहा। फिर मत बोलो। सनी ने सिर हिलाया। हाँ, मेरा आपसे ये कहने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन इस बात की सही वजह पता लगा सकूं कि मेरी मम्मी हमेशा साथ रहने की जगह मुझे आपके पास छोड़कर क्यों चली गई? वरुण खामोश था। सनी ने आह भरी और फिर सिर हिला दिया। मैं आपको ये भी नहीं बताने वाला हूँ कि जिस तरह से आंटी अनामिका ने अभी आपको देखा वो काफी बेरुखा था। अगर वो मेरी मम्मी थी और आपके साथ नहीं रहना चाहती थी तो इसकी वजह यही होनी चाहिए ना कि आप बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और खड़ूस हैं। यही रीजन हो सकता है कि मेरी मम्मी आपको नापसंद करती है। वरुण के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। साफ दिखाई दे रहा था कि उस औरत ने सनग्लासेस पहने हुए थे। तुम कैसे कह सकते हो कि उसके एक्सप्रेशन में बेरुखापन था? सनी ने अपने खिलौनों को किसी अच्छे बच्चे की तरह नीचे रखा और सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, डैडी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिसे याद करके आपके दिल के जख्म ताजा हो जाएं और उसकी वजह से आपको और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचे। ये शातिर शैतान बच्चा हर एक बात को बोले जा रहा था और हर बात बोलने के बाद यही कह रहा था कि मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। अब तकलीफ पहुंचाने के लिए बचा ही क्या है? वरुण ने रूखेपन से जवाब दिया। फिर तो मुझे इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, है कि नहीं? सनी ने अपना हाथ हिलाया और बिल्कुल ही शालीनता के साथ जवाब दिया। ओह गॉड, आप मुझे थैंक यू कहने की तो कोई जरूरत नहीं है। उसने गाड़ी चलाना जारी रखा। उस शातिर शैतान बच्चे की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अब उसे कोई कुछ कहता भी तो क्या? उसे तो ये भी नहीं पता था कि इस तरह की बातें सुनकर अगर कोई अपनी जान भी दे देता तो उसका दोष उस बच्चे पर नहीं लगाया जा सकता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सनी ने फिर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं डैडी? तुम्हारी नीति आंटी के साथ खाना खाने के लिए। वरुण के रूखेपन से दिए हुए जवाब ने सनी को अपसेट कर दिया था और नीति का नाम सुनकर नाखुश होते उसने मुंह फुला लिया। डैडी, क्या आप नीति आंटी के साथ शादी करने वाले हैं? वरुण ने उसकी ओर देखा। क्या तुम चाहते हो कि मैं उनसे शादी कर लूं? सनी ने धीमी आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं। वरुण मुस्कुराया। अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर ये किसी भी हाल में तुम्हारी मम्मी नहीं बनेगी। फौरन ही सनी की आंखें खुशी से फैल गई। सच में? सच में डैडी? फिर तो मुझे कोई भी आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर क्या आप मेरी मम्मी से शादी करेंगे? इस बार एक्सप्रेशन बदलने की बारी वरुण की थी। फिर उसने साफ साफ सनी से कह दिया, मैं तुम्हारी मम्मी से कभी शादी नहीं करूंगा। अपनी आंखों में गुस्सा लिए सनी ने वरुण की ओर देखते हुए कहा, लेकिन क्यों?